बहुत समय पहले की बात है। आजमपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहां के लोग सुबह सुबह उठकर खेतों में जी तोड़ मेहनत करते और शाम होते ही भैरव सिंह के ढाबे पर जमा हो जाते। इस ढाबे की सबसे मशहूर चीज थी गर्मा गर्म छोले पूरी, और इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय नाम का एक सीधा साधा और गरीब मजदूर था। विजय के हाथों में ऐसा जादू था कि पूरा गांव उसकी बनाई छोले पूरी की तारीफ करते नहीं थकता था। वाह विजय भाई, सच में गजब का स्वाद है तुम्हारे हाथों में। ऐसा लाजवाब स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ मेरे हाथों का स्वाद है। जिस दिन आप लोग मेरी पत्नी कोमल के हाथों का खाना खाओगे, उस दिन तो सच में आसमान की सैर करने लगोगे। क्यों विजय भैया, आसमान में कहाँ, सीधे यमराज के यहाँ क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मेरा मतलब है कि आप खुशी से झूम उठोगे। तभी ढाबे का मालिक भैरव सिंह कड़क आवाज में बोलता है, विजय, अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि ग्राहकों से ज्यादा बातें मत किया करो। बातें करने से पैसे नहीं मिलते, काम करने से मिलते हैं। माफ कर दीजिए मालिक, अब से ध्यान रखूंगा। गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसमें दो अनाथ बहनें रहती थीं, बड़ी बहन ज्योति और छोटी बहन कोमल। ज्योति गांव के सबसे अमीर आदमी धनीराम सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। धीरे धीरे समय बीता और किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि धनीराम सेठकन के बेटे माखन लाल को ज्योति पसंद आ गई और उन दोनों की शादी हो गई। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों की मदद से छोटी बहन कोमल की शादी गरीब लेकिन नेक दिल विजय से हो गई। बड़ी बहन ज्योति अब एक आलीशान महल में रानी की तरह रहने लगी थी और छोटी बहन कोमल दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन बिता रही थी। पर कहते हैं ना कि अचानक आया पैसा इंसान की मति मार देता है। धीरे धीरे ज्योति के सिर पर अमीरी का घमंड चढ़ गया। वो अपने घर के नौकरों से बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। एक दिन ज्योति का पुराना और वफादार नौकर रामू काका उसके पास आया। रामू काका की पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने उन्हें घर पर रहकर देखभाल करने को कहा था। मालकिन, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। क्या छुट्टी? तुम जैसे गरीबों के नखरे कभी खत्म नहीं होते। कैसी छुट्टी? मालकिन, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। घर में उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। देखो रामू, मेरे यहाँ काम करना है तो ढंग से करो, बकवास मत करो। मेरे यहाँ छुट्टी जैसी कोई चीज नहीं है। छुट्टी का सीधा सा मतलब है काम से हमेशा के लिए निकल जाना। जिस दिन मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, उस दिन तुम्हारी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। अब बोलो, काम छोड़ना है क्या? मालकिन, कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज करो। अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं काम छोड़ रहा हूँ। आप बस मेरे पिछले काम के पैसे दे दीजिए। कैसे पैसे? तुम यहाँ दिन रात काम करते थे, तुम मुफ्त का खाना भी तो ठूंसते थे। उस खाने के पैसे कौन देगा? अगर मैं तुम्हारे खाने का हिसाब जोड़ने बैठ गई ना, तो तुम्हें अपनी जेब से मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। रामू काका अपनी मालकिन के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर दंग रह गए। वे अपनी आंखों में आंसू लिए तुरंत उस हवेली से बाहर निकल गए। रामू काका दुखी मन से अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें कोमल मिल गई। रामू काका की आंखों में आंसू देखकर कोमल का दिल भर आया। रामू काका, प्रणाम। आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात हो गई? और मेरी बड़ी बहन ज्योति दीदी कैसी हैं? बेटा कोमल, मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी बीमार थी। मैंने बस कुछ दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन तुम्हारी बहन ज्योति को पैसों का ऐसा घमंड चढ़ गया है कि उसने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया और मेरे हक के पैसे भी नहीं दिए। नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन ज्योति इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। रामू काका ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। शाम को जब विजय थक हार कर ढाबे से घर लौटा तो कोमल के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। सुनिए जी, आज रास्ते में मुझे रामू काका मिले थे। वो बहुत रो रहे थे
और कह रहे थे कि मेरी बड़ी बहन ज्योति बहुत घमंडी हो गई है। उसने काका को बिना पैसों के नौकरी से निकाल दिया। कोमल, अक्सर लोग पैसे के लालच और चकाचौंध में आकर अपनों को और अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं। घमंड इंसान से कुछ भी करवा सकता है। खैर, हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जी ठीक है, आप सो जाइए। अगली सुबह धनीराम सेठ की हवेली में ज्योति का पति माखन लाल उसके पास आता है। अरे ज्योति सुनो, तुम कई दिनों से कह रही थी ना, चलो आज तुम्हारी छोटी बहन कोमल के घर चलते हैं। हाँ जी, चलना तो चाहती हूँ। मुझे उसकी गरीबी देखकर तरस आता है। सच कहूँ तो उसके उस छोटे से घर में तो मेरा पानी पीने का भी मन नहीं करता। अरे छोड़ो इन बातों को, मुझे भी बड़ी शर्म आती है जब समाज में लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी साली दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है। चलो आज उन्हें एक बड़ा ऑफर देते हैं। हमारी कंपनी का वो जो लड़का है ना, गुड्डू, वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। अगर बात बन गई तो कोमल का विजय से तलाक करवा देंगे और उसकी शादी गुड्डू से करवा देंगे। गुड्डू बहुत पैसा कमाता है, कोमल भी अमीर हो जाएगी और हमारी बदनामी भी रुक जाएगी। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। चलिए फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं। सुबह का समय था। विजय अपने काम के लिए ढाबे पर निकल चुका था। तभी ज्योति और माखन लाल सज धज कर कोमल के टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। अपनी बड़ी बहन को अचानक आया देख कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीदी, जीजा जी, आप लोग यहाँ? नमस्ते। आइए आइए, बैठिए जीजा जी। मैं अभी आप दोनों के लिए अंदर से पानी लेकर आती हूँ। रहने दो कोमल, मुझे ऐसे छोटे और तंग घरों में बैठने की आदत नहीं है। यहाँ खड़े खड़े ही मेरे सिर में दर्द होने लगा है। अपनी सगी बहन के मुंह से अपने घर के लिए ऐसी कड़वी बातें सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया, पर उसने खुद को संभाला। अच्छा ठीक है दीदी, ये सब छोड़ो। ये बताओ कि आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? देख कोमल, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तेरी भलाई चाहती हूँ। मुझे तेरा इस तरह गरीबी में सड़ना और दूसरों के खेतों में मजदूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सुख और दुख तो भगवान के हाथ में है। आज हमारे दिन खराब हैं तो क्या हुआ? मेहनत करेंगे तो भगवान एक दिन हमें भी सब कुछ देगा। अरे साली साहिबा, भगवान किसी को घर बैठे कुछ नहीं देता, सब किस्मत का खेल है। जब तक हाथ नहीं फैलाओगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जीजा जी, मैं आपकी बात का मतलब कुछ समझी नहीं। साफ साफ सुन कोमल, तू इस गरीब विजय को छोड़ दे और उसे तलाक दे दे। मेरी कंपनी में एक लड़का है गुड्डू, जो बहुत अमीर है। मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। तू भी हमारी तरह ऐश करेगी और रानी बनकर रहेगी। अपनी बहन के मुंह से अपने सुहाग को छोड़ने की बात सुनते ही कोमल का खून खौल उठा। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। बस दीदी, बहुत हुआ। आप जितने जल्दी हो सके मेरे घर से दफा हो जाइए और अपने इस बदतमीज और बाप के पैसों पर पलने वाले पति को भी यहाँ से ले जाइए। दोबारा मेरे घर कदम मत रखना। मेरा पति गरीब जरूर है, लेकिन वो अपनी मेहनत की खाता है। मेरे लिए मेरा पति ही मेरा भगवान है और मैं उनके साथ झोपड़ी में भी रानी बनकर रहती हूँ। निकलिए यहाँ से। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी कोमल। तूने आज मेरा नहीं बल्कि मेरी दौलत और रुतबे का अपमान किया है। याद रख, तेरा ये घमंड मैं मिट्टी में मिलाकर रहूंगी। जिस पति पर तुझे इतना नाज है ना, उसे इस गांव में कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तेरे उस भिखारी पति को सड़क पर भीख मंगवा दूंगी। चलो ज्योति, अब इस कंगाल के घर में 1 मिनट भी खड़ा रहना हमारी तौहीन है। इसे अपनी औकात बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। हाँ माखन, चलो अब इस गरीब के घर से। देखूंगी कि इसका ये भगवान पति इसे भूखों मरने से कैसे बचाता है। माखनलाल और ज्योति तो वहां से चले गए, लेकिन उनके दिलों में बदले की आग सुलग रही थी। कोमल ने तय किया कि वो इस लड़ाई की बात अपने पति विजय को नहीं बताएगी, ताकि वे परेशान न हो। धीरे धीरे शाम ढली और रात बीत गई। अगली सुबह विजय हमेशा की तरह रोजी रोटी कमाने के लिए भैरव सिंह के ढाबे पर पहुंचा।
लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सारा खाना पहले से ही बनकर तैयार था। मालिक प्रणाम। आज ये सब क्या देख रहा हूँ? छोले पूरी से लेकर सारा सामान आपने खुद ही बनाकर तैयार कर दिया। मेरे लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा। क्या करूं विजय, आज के बाद से ये सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। भला मैं क्या करूंगा फिर? साफ बात यह है विजय कि आज के बाद से तुम्हें इस ढाबे पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आज से काम पर मत आना। पर क्यों मालिक? मुझसे क्या खता हो गई? गांव वाले तो मेरे हाथ के स्वाद के दीवाने हैं। स्वाद की बात नहीं है विजय। कल तुम्हारी पत्नी की बड़ी बहन ज्योति और उनके पति माखन लाल मेरे घर आए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। भाई, मैं एक छोटा सा ढाबे वाला हूं। मैं उन रईस और बड़े लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, इसलिए मुझे माफ करना। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। पर जो मेरा पिछला हिसाब है, मेरे काम के पैसे हैं, वो तो दे दीजिए। पैसे? एक धेला भी नहीं मिलेगा। सेठ माखन लाल ने मुझे साफ मना किया है कि तुम्हें एक भी रुपया न दूं। तुम्हें जहां जाना है जाओ, पुलिस थाना करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। कोई बात नहीं मालिक, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर याद रखना, इंसान भले ही न देख रहा हो, लेकिन ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। वो एक दिन सबका इंसाफ जरूर करेगा। विजय बिना पैसे लिए भारी कदमों से तुरंत अपने घर वापस आ जाता है। सुबह सुबह अपने पति को इस तरह अचानक घर लौटा देख कोमल घबरा जाती है। क्या हुआ जी? आप इतनी जल्दी घर क्यों वापस आ गए? सब ठीक तो है ना? कोमल, तुम्हारी बड़ी बहन ज्योति ने मुझे ढाबे की नौकरी से निकलवा दिया है। और तो और मालिक ने मेरा हक का पैसा देने से भी मना कर दिया। कोमल, सच सच बताओ, क्या कल कोई बात हुई थी क्या? हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल ज्योति दीदी और जीजा जी यहाँ आए थे। वे आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि मैं आपको छोड़कर किसी अमीर लड़के से शादी कर लूं। मुझसे आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना गया, इसलिए मैंने उन्हें कड़ा जवाब देकर घर से भगा दिया। जाते जाते दीदी कहकर गई थी कि वो आपको मिट्टी में मिला देगी। अरे रोती क्यों हो? तुमने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्हें। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। जिसने अपनी इंसानियत बेच दी, वो भला हमारा क्या बिगाड़ेगा? काम की क्या कमी है? मैं अभी काम ढूंढने दूसरे गांव जा रहा हूं। विजय बिना हिम्मत हारे तुरंत पड़ोसी गांव की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर उसने एक बड़े सेठ से मुलाकात की और उसे खेत में मजदूरी का काम मिल गया। विजय ने बिना रुके दोपहर की धूप में जी तोड़ मेहनत की। देखते ही देखते शाम होने तक उसने अकेले ही पूरा का पूरा खेत जोतकर काम खत्म कर दिया। जब वो शाम को सेठ के घर पहुंचा तो सेठ उसका काम देखकर दंग रह गया। वाह भाई विजय, मान गए तुम्हारी मेहनत को। तुमने तो 2 दिन का काम अकेले एक ही दिन में खत्म कर दिया। ये लो, तुम्हारी ईमानदारी और लगन को देखकर मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी से 50 रुपए ज्यादा दे रहा हूं। ये पूरे 350 रुपए अपने पास रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आगे जब भी मेरे पास काम होगा, मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा। मेहनत की पहली कमाई हाथ में आते ही विजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 350 रुपए हाथ में पाकर वो सोचने लगा कि क्यों ना आज अपनी प्यारी पत्नी कोमल के लिए कुछ अच्छा लेकर चला जाए। वो तुरंत पास की एक किराना दुकान पर गया। वहां से उसने मैदा, आलू और समोसे बनाने का सारा जरूरी सामान खरीदा और खुशी खुशी सीधे अपने घर पहुंचा। ये लो कोमल, आज तुम अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाओगी। आज मैं तुम्हारे हाथ का स्वाद चखना चाहता हूँ। तुम बनाओगी ना? हाँ जी, क्यों नहीं। आप थक कर आए हैं, आराम से बैठिए। मैं अभी रसोई में जाती हूँ और आपके लिए एकदम बढ़िया कुरकुरे समोसे तलकर लेकर आती हूँ। कोमल रसोई में जाती है और पूरे दिल से अपने पति के लिए समोसे बनाने की तैयारी में जुट जाती है। वो आलू उबालती है, उसमें बढ़िया मसाले मिलाती है, मैदा गूंथती है
और देखते ही देखते थोड़ी देर में गर्मा गर्म खस्ता समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। कोमल बड़े प्यार से प्लेट सजाकर अपने पति विजय के सामने लाकर रखती है। वाह कोमल, क्या स्वाद है। सच में ऐसा लाजवाब समोसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मैं खुद एक बावर्ची हूँ, सालों से ढाबे पर खाना बना रहा हूँ, पर ऐसा स्वाद तो मैं भी नहीं ला सकता। भाग्यवान, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात जादू है, जादू। अरे जी, अब ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। अरे मैं सच कह रहा हूं कोमल, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। अगर हम इस समोसे की एक दुकान खोल देना तो सोचो वो कितनी तगड़ी चलेगी। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, आइडिया तो आपका बहुत बढ़िया है, पर दुकान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दुकान नहीं कोमल, क्यों ना हम कल से ही गांव के चौराहे पर एक नया ठेला लगा दें। हम दोनों मिलकर समोसे बेचेंगे। तुम घर पर समोसे तैयार करना और मैं ठेले पर ले जाकर उन्हें गर्मा गर्म तलूंगा और बेचूंगा। ठीक है जी, जैसा आप कहें। आप बस शाम को सारा सामान ले आना। कल सुबह होते ही मैं सब कुछ तैयार रखूंगी। फिर हम दोनों मिलकर समोसे बेचने चलेंगे। विजय बिना एक पल गवाए सीधा किराना दुकान और बाजार की तरफ निकल जाता है। मेहनत की कमाई के जो पैसे बचे थे, विजय उनसे समोसे का और भी बहुत सारा सामान खरीदता है। इसके बाद वो अपनी जमा पूंजी और हिम्मत बटोरकर एक नया हाथ ठेला खरीदता है और अपने घर आता है। अगली सुबह होते ही कोमल पूरे उत्साह के साथ समोसे बनाने की तैयारी में जुट गई। देखते ही देखते थोड़ी देर में उसने ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर दिए। इसके बाद विजय और कोमल दोनों मिलकर अपने नए ठेले को लेकर गांव के चौराहे के किनारे पहुंच गए और वहां उन्होंने अपना ठेला लगा दिया। ठेला लगे अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि गर्मा गर्म समोसे और कोमल के हाथों से बनी तीखी चटपटी हरी चटनी की महक पूरे गांव में फैलने लगी। महक इतनी लाजवाब थी कि लोग खिंचे चले आने लगे। सबसे पहले दो औरतें उस ठेले पर आईं। अरे विजय भैया, तो तुमने भैरव सिंह का ढाबा छोड़कर खुद का ठेला लगा लिया। भाई, तुम्हारी समोसे और चटनी की महक तो पूरे गांव में तहलका मचा रही है। क्या स्वाद छिपा रखा है तुमने अपने हाथों में? अरे नहीं दीदी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये जो भी कमाल है सब मेरी पत्नी कोमल के हाथों का है। ये समोसे और चटनी उसी ने बनाए हैं। राम राम दीदी, मैं तो बस वैसे ही हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी कोशिश की है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। चलो, बातें बाद में करेंगे। पहले फटाफट हम दोनों के लिए 2 प्लेट समोसे लगाओ। कोमल ने तुरंत 2 प्लेटें सजाकर उन्हें दी। जैसे ही उन औरतों ने समोसे का पहला निवाला मुंह में डाला, वे स्वाद के मारे मदहोश हो गईं। अरे गजब, क्या स्वाद है कोमल! ऐसा समोसा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। वे दोनों औरतें तारीफ करते हुए वहां से चली गईं। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और कुछ ही देर में विजय और कोमल के सारे समोसे बिक गए। दोनों अपनी पहली कमाई लेकर खुशी खुशी घर आए और चैन की नींद सोए। अगले दिन फिर दोनों ने मिलकर समोसे बनाए और चौराहे पर ठेला लगा दिया। ठेला लगते ही लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन दूसरी तरफ कालीचरण के ढाबे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी ग्राहक वहां नहीं था। कालीचरण मक्खियां मार रहा था और बहुत परेशान था। तभी उसके पास गांव का एक आदमी आया। अरे कालीचरण भाई, जरा ये तो बताना, समोसे वाले विजय का ठेला किधर लगा है? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इस पूरे आजमपुर गांव में मेरे ढाबे के अलावा कोई ठेला वेला नहीं चलता। जो खाना है यहीं खाओ। अरे भाई, मैं उस विजय की बात कर रहा हूँ जो पहले तुम्हारे यहाँ काम करता था। उसने गांव के किनारे समोसे का ठेला लगाया है। उसके समोसे में ऐसा स्वाद है कि कुछ कहने को नहीं। पूरा गांव वहीं टूट पड़ा है। क्या विजय ने ठेला लगा लिया? हाँ भाई, इसका मतलब सारे गांव वाले वहीं गए हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये सुनते ही कालीचरण के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो गुस्से और घबराहट में दौड़ता भागता हुआ सीधा धनीराम सेठ की हवेली पहुंचा और ज्योति से शिकायत करने लगा। मालकिन, अनर्थ हो गया। आप तो यहाँ आराम कर रही हैं, लेकिन वहां विजय को ढाबे से निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने तो गांव में अपना खुद का समोसे का ठेला खोल लिया है। उसके चक्कर में मेरा ढाबा बर्बाद हो गया। एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए, मेरा गुजर बसर कैसे चलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं अपनी जेब से दे दूंगी। तुम अभी यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग पहले ही सही नहीं है। कालीचरण पैसे की बात सुनकर तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ज्योति का पति माखन लाल घर लौटा तो ज्योति ने उसे पूरी बात बताई। क्या बात कर रही हो ज्योति? सचमुच? अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे भी हवा में एक अजीब सी बेहद लजीज महक आ रही थी। वो खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, पर मुझे लगा कि कोई अपने घर में कुछ खास बना रहा होगा। अब समझ में आया, वो कोमल के समोसों की महक थी। अगर ऐसी बात है तो हमें खुद चलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। दोनों राजी होते हैं और हवेली से निकलकर सीधे विजय के ठेले की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वे ठेले के पास पहुंचे, समोसे की वो सोंधी और लाजवाब महक सीधे उनके दिलों में उतर गई। उस खुशबू ने ज्योति और माखन लाल के भीतर भरे नफरत और घमंड के मूड को पूरी तरह बदल दिया। कोमल बहन। अपनी बड़ी बहन के मुंह से इतने दिनों बाद बहन शब्द सुनकर कोमल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दौड़ कर आगे आई। दीदी, आपने मुझे बहन बोला। दीदी, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कोमल, मैंने पूरे गांव में सुना कि तू बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है। क्या तू अपनी इस बड़ी बहन को भी अपने हाथ का समोसा खिलाएगी? दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए और जीजा जी के लिए प्लेट लगाती हूँ। कोमल ने तुरंत दोनों को गर्मा गर्म समोसे परोसे। जैसे ही ज्योति और माखन लाल ने समोसा खाया, उसके जादुई स्वाद ने उन्हें पूरी तरह मोहित कर लिया। उनका दिल पिघल गया और उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मुझे माफ कर देना विजय भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अमीर होने के घमंड में मैंने तुम जैसे भले इंसान का दिल दुखाया। अरे कोई बात नहीं माखन भाई, अपनों के बीच ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आप हमारे घर आए, यही हमारे लिए बहुत है। कोमल, मुझे भी माफ कर दे मेरी बहन। तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। मैं पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी और अपनी सगी बहन के प्यार को भूल गई थी। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं दीदी, जब से आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप सुधर गईं, हमारे लिए तभी से अच्छा दिन शुरू हो गया। अब रोइए मत। कोमल, अब तुम्हें इस छोटे ठेले पर काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेझिझक अपनी इस बहन को बोल देना और मैं बहुत जल्द ही तुम दोनों के लिए शहर में एक बहुत बड़ा ढाबा खुलवा कर दूंगी। इस तरह कोमल के स्वाभिमान, विजय की मेहनत और उनके हाथों के अनोखे स्वाद ने ज्योति और माखन लाल के घमंड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोनों परिवार फिर से एक हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि धन दौलत का घमंड हमेशा हारता है और ईमानदारी, मेहनत व अपनों के प्रति सच्चा प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। और सुनो दोस्तों, जाते जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाओ।